खैर मकदम आप सभी का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बराह रास्त नशरियात में, जिसमें हम मुताला करते हैं BEGLA 135 का, जो कि मबनी है इंग्लिश इन डेली लाइफ पे, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी जबान, रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी जबान का इस्तेमाल कहाँ कैसे किस तरह किया जाए। इस ब्लॉक में आप वो सीखते हैं BEGLA 135। आज हमारा 7वां लेक्चर है इसका, और 7वें लेक्चर में हमारा चौथे ब्लॉक का पहला यूनिट सोशल इनजस्टिस है। चौथा ब्लॉक जो हमारा है वो मबनी है बर्निंग इश्यूज पे। तो इनमें हम पहले यूनिट का मुताला करेंगे, जो कि जिसका उन्वान है सोशल इनजस्टिस, यानी कि हमारे समाज में होने वाली नाइंसाफियों पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में रहते हुए हम लोगों को कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जिनके साथ समाजी नाबराबरी होती है, समाजी नाइंसाफियां होती है। तो अंग्रेजी सीखने के साथ साथ यहाँ पे आपके इस ब्लॉक में आपको सबक आमोज बातें भी सिखाई जाती हैं। तो इस यूनिट में आप जो है सोशल इनजस्टिस को लेके कुछ पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे, और साथ साथ में आप अंग्रेजी सीखेंगे, जो कि आपके इस BEGLA 135 के प्रोग्राम का मकसद ही है। तो आगे बढ़ते हुए आइए हम साख्त में इसकी चलते हैं। तो पहले ही हम देखते हैं, हमेशा की तरह इसमें पहले आपके मकासद आएंगे, उसके बाद वार्म अप में कोई एक्सरसाइज होगी, उसके बाद पढ़ने की फहम में प्रेमचंद का ठाकुर का कुआं, ये एक इक्तबास होगा जो आप पढ़ेंगे। हमेशा की तरह पढ़ने के फहम में आपके लिए एक इक्तबास होता है जिसमें आप कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ आप उसका मुताला करने के साथ साथ आप उसमें से कोई सबक आमोज बात सीखते हैं, या फिर उसके साथ साथ बात सीखने के साथ साथ आप अंग्रेजी भी सीखते हैं। अल्फाज में एक जैसे अल्फाज के मुख्तलिफ माना, यानी कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं हमारे पास अंग्रेजी में जिनके मुख्तलिफ माना होते हैं। ग्रामर में फेल प्लस टू, फेल और टू इकट्ठे एक साथ किस तरह जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके क्या माना मतलब निकलते हैं, वो आप इस ब्लॉक में जो है इस यूनिट में उसका मुताला करेंगे। उसके बाद तहरीर में आप देखेंगे अखबारी रिपोर्ट, सुनने की समझ, एक लिसनिंग एक्सरसाइज होगी। उसके बाद तलफ्फुज, ज़माने माजी में लाहिका। आइए खुलासा करें। चले आगे बढ़ते हैं। मकासद पे पहले देखते हैं हम इस बात को समझे कि किस तरह समाजी नाइंसाफी तासुबात को सहारा देने की वजह से होती है, यानी कि जात, अकीदा, रंग और जिन्स पे। जब हम समाजी नाइंसाफी जो है ये इन्हीं चीजों पे, जब हम इन चीजों को यानी जात पात को, अकीदों को, रंग जिन्स को, जब हम इन तासुबात को बढ़ावा देते हैं, इनको सहारा देते हैं, इनको लेके चलते हैं अपने समाज में, तो हमारे समाज में समाजी नाइंसाफियां होने लगती हैं। प्रेमचंद की कहानी पर मबनी इन मसाइल में से कुछ की तारीफ करें। प्रेमचंद की कहानी एक हम इस यूनिट के इक्तबास में पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे, और इन मसाइल से मुतालिक उसमें कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे। मौजूदा समाजी मसले पर एक मजमून लिखिए, यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द समाज में मसलो मसाइल होते हैं, तो उन पे आप एक मजमून भी सीखेंगे लिखना। जैसे आप देखेंगे कि प्रेमचंद ने किस तरह एक मजमून लिखा है समाजी नाइंसाफी को लेके, समाजी नाबराबरी को लेके, तो बिल्कुल उसी तरह जो है आप सीखेंगे कि एक समाजी मसले पे मजमून कैसे लिखा जाए। बामाना हालात में लामहदूद फैल तक की मश्क करें, यानी कि फैल की मश्क भी होगी आपकी इसमें। मुख्तलिफ फिक्रे और मुहावरों का इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ फिक्रे होंगे, मुहावरे होंगे आपकी इस यूनिट में जिनका आप इस्तेमाल सीखेंगे। एक तकरीर सुने और इसमें सवालात के जवाब दें। यानी कि बराबरी नहीं है हमारे माशरे में, सबके साथ एक जैसा सुलूक नहीं है, सबके साथ एक जैसा जो है हम हिंदी में जिसे व्यवहार कहेंगे, एक जैसा सुलूक हमारे जो माशरे है उसमें नहीं होता है। पानी, हवा, जीने का हक, बात करने का हक, बोलने का हक, अपनी बात आगे रखने का हक, अपने हकूक हासिल करने का हक, ये जो है ये चंद लोगों का ही इस्तेकाक बन गया है, बन के रह गया है। यानी कि कुछ ही लोग जो है उन तक इसकी रसाई है। कुछ लोग पानी को तरसते हैं, हवा को तरसते हैं, जीने के जो हमारे हकूक होते हैं, बिल्कुल हमारे जो
जीने के हक होते हैं, हुकूक होते हैं, उनको लेके भी चंद लोगों को मसले होते हैं। अपनी जिंदगी के 5 वाकयात की फहरिस्त बनाएं। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी जिंदगी के 5 वाकयात की फहरिस्त बनाएं जहां आपने महसूस किया कि किसी के साथ मसावी सलूक करने से इनकार किया गया है। आपने कभी अपनी जिंदगी में देखा होगा, कहीं पे रंग की बुनियाद पे, कहीं पे जिन्स की बुनियाद पे, कहीं पे किसी और बुनियाद पे जो है किसी इंसान के साथ जो है मसावी सलूक यानी एक जैसा सलूक करने से इनकार किया गया। आपको 5 वाकयात की फहरिस्त बनानी है कि किसी एक साल में मेरे साथ कोई ऐसा तालिब इल्म पढ़ता था जो किसी और जो जात का था, उसके साथ किसी ने ऐसे ही गैर मसावी सलूक किया, उसको अपने बराबर समझने से इनकार कर दिया, या फिर ऐसे ही कुछ ऐसे 5 वाकयात की फहरिस्त आपको बनानी है जहां पे आपको ऐसा लगा हो कि किसी के साथ जो है मसावी सलूक करने से इनकार किया गया है। अब पढ़ने की इसमें फहम में जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कहते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे आज द ठाकुर वेल बाय प्रेमचंद, यानी कि ठाकुर का कुआं, जिसको बहुत ही मशहूर जो अफसाना निगार प्रेमचंद है, जिनका कोई ना कोई अफसाना आपने अपनी 8वीं 9वीं 10वीं जमात की जो आपकी किताबें हैं उनमें पढ़ा होगा। प्रेमचंद बहुत ही मशहूर हैं। तो आज यहाँ पे उन्हीं की एक कहानी दी गई है आपको पढ़ने के लिए, आपके फहम के लिए, आपकी समझ के लिए। ज़हन में दी गई कहानी को पढ़े और इस पर सवालात के जवाब दे। ये कहानी हम पढ़ेंगे और आगे आने वाले सवालात जो है इसके, कहानी को पढ़ के, इसको समझ के, इसका मुताला करके फिर हम उनके जवाबात तलाश करेंगे। जो को लोटा मुंह पर ले आया लेकिन पानी से बदबू आ रही थी। इसने गंगी से कहा, ये कैसा पानी है, इससे इतनी बदबू आती है कि मैं इसे पी नहीं सकता। मेरा गला जल रहा है और तुम मुझे पानी पिलाओ जो खराब हो गया है। जो को एक निचले तबके का आदमी है जो बीमार है, अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ है, और इसकी बीवी जो है गंगी उससे पानी मांग रहा है क्योंकि इसने कई दिनों से पानी नहीं पिया है। और जब इसकी बीवी इसके लिए पानी लाती है तो उस पानी से इसको बदबू आती है और ये कहता है कि मेरा गला जल रहा है और तुम मुझे ऐसा पानी पिला रही हो जो खराब हो गया है। हर शाम गंगी पानी के जग भरती। कुएं काफी दूर थे और इसके लिए कई सफर करना मुश्किल था। वो ये पानी कल लाई थी और इस वक्त कोई बदबू नहीं आई थी। अब वहां से कैसे हो सकता है? इसने लोटे को अपने नथनों तक उठाया और यकीनन इससे बदबू आ रही थी। यानी कि गंगी जो है इसकी बीवी, इसने इस लोटे को, पानी के लोटे को, जैसे कि इसको जोको ने कहा कि आपने ये कैसा पानी मुझे दिया, इसमें से तो बदबू आ रही है। इसने जब ये लोटा अपनी नथनों तक उठाया, यानी कि अपनी नाक तक पहुंचाया, तो यकीनन इस पानी में से बदबू आ रही थी। यकीनन कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसी पानी से कहां से मिलेगा। कोई भी इसे ठाकुर के कुएं तक जाने नहीं देता था। अब ये पानी पीने के लायक तो नहीं था। शायद इस पानी के कुएं में जिससे इसने ये पानी लाया था, शायद उसमें कोई जानवर गिर के मर गया होगा, इसीलिए इसी वजह से उस पानी से जो है बदबू आ रही थी। अब इसको जोको के लिए नया पानी दरकार था और अब उसके लिए वो पानी लाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि इसका जो अपना कुआं जहां से ये पानी लाती थी वो बहुत दूर था, रात का वक्त था, और अब जो कुआं इनके यहाँ पे नजदीक था वो ठाकुर का कुआं था। वहां जाने इनको नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि वो जब वो दूर होती तो लोग इस पर चीखना शुरू कर देते। गांव के दूसरे सिरे पर दुकानदार के पास कुआं था, लेकिन वहां भी वो इसे पानी नहीं भरने देते थे। अपने जैसे लोगों के लिए गांव में कोई कुआं नहीं था। ये निचली जात के लोग थे जिनके लिए पानी पीना भी था अगर ये उनके कुएं के नजदीक भी चले जाते। ठाकुर जो कि ऊंची जात का था और ये गंगी जो खो ये नीची जात के थे, ये उनके कुएं तक इनकी रसाई नहीं थी, ये वहां पे जाके पानी नहीं पी सकते थे। और एक दुकानदार था वहां पे जिसके पास भी एक कुआं था और वहां से भी इनको पानी भरने नहीं दिया जाता था। इनको इतना वहां पे इतनी जलालत की जाती कि जब दूर से ही इनको लोग देखते तो इन पे चीखना शुरू कर देते।
जो कई दिनों से बीमार था, थोड़ी देर के लिए अपनी प्यास पर काबू पाया। फिर इसने कहा, मैं इतना प्यासा हूं कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे पानी लाओ, मैं नाक पकड़कर थोड़ा पी लूंगा। जो कि कई दिनों से बीमार भी था, प्यास की शिद्दत बहुत बढ़ रही थी, उसको उसकी प्यास पे काबू नहीं वो पा रहा था। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं इतना प्यासा हूं, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे पानी ले आओ, मैं नाक पकड़ कर ही थोड़ा पी लूंगा। गंगी ने इसे नहीं दिया। इसकी बीमारी जो है खराब पानी पीने से मजीद बढ़ जाएगी, और वो जानती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि पानी को उबालने से ये महफूज हो जाएगा। क्योंकि उन दिनों में इतनी ज्यादा जो है जानकारी, इतनी ज्यादा मालूमात जो है गरीब लोगों के पास, गरीब तबके के पास नहीं जाती थी। इसने कहा, तुम इसे कैसे पी सकते हो, कौन जाने इसमें कौन सा दरिंदा मर गया है, मैं जाकर तुम्हें कुएं से पानी लाती हूँ। कंगी ने इसे ये पानी नहीं पीने दिया, क्योंकि उसे पता थी कि जोखो ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। ज्यादा पानी कहाँ से मिलेगा, ठाकुर और दुकानदार दोनों के पास कुएं हैं, क्या वो मुझे सिर्फ एक लोटा भरने नहीं देंगे। तो जो को हैरान हो गया, उसको पता था कि इतनी रात देर गए, कहीं से पानी लाना मुश्किल है। ठाकुर का कुआं, दुकानदार का कुआं, दोनों ऐसे कुएं हैं जहां से इनको रसाई नहीं थी। तो वो कहती है कि क्या वो मुझे एक लोटा तक भरने नहीं देंगे, तुम अपने बाजू और टांगे तोड़कर वापस आओगी, बस बेहतर होगा कि आप बैठ जाएं और खामोश रहे, ब्राह्मण गाली देगा, ठाकुर मारेगा, आपको एक लाठी है, और वो पैसे देने वाला दुकानदार हर एक के बदले 5 लेता है। किसे परवाह है कि हम जैसे लोग क्या किस चीज से गुजरते हैं, किस हाल से गुजरते हैं। वो कुछ भी मदद करने के बारे में कुछ भी कहें, हम सिर्फ मर सकते हैं, और कोई भी इस दरवाजे पर नजर डालने नहीं आएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग आपको अपने कुएं से पानी निकालने देंगे? तल्ख हकीकत उन अल्फाज में थी, और गंगी इससे इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन वो इसे बदबूदार पानी नहीं पीने देती थी। तो ये जो अल्फाज जो है, जो जोखो ने अपनी बीवी से कहे, उसको समझाने लगा कि हम जैसे लोगों की जो है यही जिंदगी है, हमें अगर हम अपने घरों में मर भी जाएं तो हमें नजर डालने भी कोई ना आएगा। अब जो गंगी है उसने ये तल्ख हकीकत सुनी, अपने जो शौहर है उनकी जो अल्फाज है वो सुने, वो जानती थी, वो इसे इनकार भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उनको बदबूदार पानी भी पीने नहीं दे सकती थी। रात के 9 बजे तक मरता थके खेत के हाथ गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन ठाकुर के दरवाजे पर 1.5 दर्जन समाजी नाइंसाफी वाले जमा थे। ये जमाना नहीं था, और न मैदान में बहादुरी का मावा क्या थे, कमरा अदालत में बहादुरी इस दिन का मौजू था। ठाकुर ने कितनी चालाकी से मकामी पुलिस सरबराह को एक खास मामले में रिश्वत दी थी, और इस कार्ड से आजाद हो गया था। किस महारत के साथ वो एक अहम मुकदमे में डोजियर की कॉपी पर हाथ उठाने में कामयाब हो गया था। यानी कि यहाँ पे ठाकुर की रसाई की बात की जा रही कि वो कितनी चालाकी से पुलिस के हाथों से निकल गया, और भी मुकदमों से निकल गया। क्लर्कों और मैजिस्ट्रेटों ने कहा था कि कॉपी हासिल करना नामुमकिन है। एक ने इसके लिए 50 का मुतालबा किया, यानी कि 50 रुपए का मुतालबा किया उस जमाने की। दूसरे ने 100, लेकिन पैसे न होने पर एक कॉपी उड़ती हुई आई थी। आपको इन मामलात में काम करने का सही तरीका जानना था, लेकिन फिर भी जो है क्लर्क और मजिस्ट्रेटों के इनकार करने के बावजूद भी जो ठाकुर है उसने किसी अहम डॉक्यूमेंट को हासिल किया था, क्योंकि उसको पता थी कि इन मामलात में काम करने का सही तरीका क्या है, कौन सा तरीका है जिनसे ऐसे काम यानी कि गैर कानूनी काम निकाले जा सकते हैं। इस वक्त गंगी अपने कुएं से पानी लेने ठाकुर के घर पहुंच गई। तेल के एक छोटे से चिराग की मध्यम चमक ने कुएं को रोशन कर दिया। गंगी दीवार के पीछे छुप कर बैठ गई और सही लम्हे का इंतजार करने लगी। गांव के सभी लोग इस कुएं का पानी पीते थे। अब जैसे तैसे करके जो गंगी है वो इस कुएं से पानी लेने के लिए आ गई, ठाकुर के घर पहुंच गई। उसने अपने साथ एक तेल का छोटा सा चिराग उठाया और दीवार के पीछे छुप गई। पूरा गांव जो था इस कुएं से पानी लेता था, सिवाय ऐसे लोगों के। गंगी दीवार के पीछे छुप कर बैठ गई और सही लम्हे का इंतजार करने लगी। गांव के सभी लोग इस कुएं का पानी पीते थे। पूरे गांव के लोग जो थे वो यहाँ आके पानी पीते थे।
यहाँ से पानी हासिल करते थे। लेकिन गंगी और इस जैसे बाकी लोग जो निचले तबके के थे, जिन्हें अछूत कहा जाता था, उनके लिए ऐसे कुओं पे कोई रसाई नहीं थी। ऐसे कुओं के नजदीक आना भी पाप समझा जाता था उनके लिए। गंगी का नाराज दिल रस्म की पाबंदियों और सलाखों के खिलाफ पुकारा। वह इतनी नीची और दूसरे उतने ऊंचे क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपने गले में धागा बांधा था। तो वो अपने साथ अपने दिल में आजारी करते हुए सोच रही है कि वो इतनी नीची और बाकी लोग इतने ऊंचे कैसे थे। फर्क सिर्फ इतना ही था कि उन लोगों ने अपने गले में धागा बांधा था, जैसे कि ब्राह्मण लोग बांधते थे। गांव में उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो बोसीदा न हो, यानी कि ऐसे लोगों में कोई भी ऐसा नहीं था जो साफ सुथरा था, जिसे कोई गुनाह ना किया हो। उन्होंने चोरी की, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने अदालत में झूठ बोला। इसी दिन ठाकुर ने गरीब चरवाहे से एक भेड़ आई थी, फिर उसे मारकर खा गया था। वो साल के तमाम 12 महीने पादरी के घर में जुआ खेलते थे। दुकानदार ने घी बेचने से पहले इसमें तेल मिला दिया था, यानी कि वो दूध के धुले नहीं थे। कोई भी उनमें से भला आदमी नहीं था। फिर भी वो लोग ऊंचे और ये लोग नीचे क्यों थे? वो आपको अपना काम करने पर मजबूर करेंगे, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए इससे उजरत नहीं देंगे। बस वो इतने बुलंद और ताकतवर कैसे थे? बात सिर्फ अल्फाज की थी। गंगी ने सोचा, हम ये शोर मचाते हुए नहीं जाते कि हम बेहतर हैं। वो जब भी गांव में आती वो उसे शहवत भरी नजरों से देखती। वो हवस की आग में जलते थे, इनमें से हर एक, लेकिन वो शेखी बिगाड़ते थे कि उस जैसे लोगों से बेहतर है। यानी कि वो लोग ऐसे थे, अपने काम निकालते थे, किसी को आसानी से उजरत नहीं देते थे, अपने आप को बुलंद और ताकतवर समझते थे। लेकिन कैसे, ये क्या चीज थी जो उनको इतना बुलंद और ताकतवर बनाती थी और गंगी जैसे लोगों को इतना नीचा? दो औरतें पानी भरने आई थी और बातें कर रही थी। एक ने कहा, वहां वो खा रहे थे और वो हमें मजीद पानी लेने का हुक्म देते हैं। एक जग के पैसे नहीं हैं। मर्दों को रश्क आता है अगर वो सोचते हैं कि वो हमें बैठे बैठे देख कर आसानी से काम लेते हैं। ये ठीक है, और आप उन्हें कभी खड़ा उठाते और खुद लाते हुए नहीं देखेंगे। वो हमें सिर्फ इस तरह हासिल करने का हुक्म देते हैं जैसे हम गुलाम हैं। अब जहाँ पे गंगी बैठी, औरतें पानी भरने के लिए इस कुएं के पास आई और वो आपस में बातें कर रही थी। अगर तुम गुलाम नहीं हो तो क्या हो? आप खाने और कपड़ों के लिए काम करते हैं, और यहाँ तक कि 5 या 6 रुपए से ज्यादा कुछ हासिल करने के लिए आपको छीनने पड़ते हैं। अगर एक गुलाम नहीं है तो क्या है? मुझे शर्मिंदा न करो बहन, मैं जो कुछ करती हूँ वो सिर्फ 1 सेकंड के आराम के लिए होता है। अगर मैं किसी और के खानदान के लिए इतना काम करती तो मेरे पास आसान वक्त होता और वो शुक्रगुजार भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आप जरूरत से ज्यादा काम करने से मर सकते हैं, और वो सब सिर्फ भूखेंगे। जब वो दोनों बाल्टियां भरकर चली गई तो गंगी दरख्त के साये से निकलकर कुएं के चबूतरे के करीब आई। बेकार चले गए। ठाकुर ने दरवाजा बंद कर लिया और सोने के लिए सहन में अंदर चला गया। गंगी ने सुकून की सांस ली। हर तरफ मैदान साफ था, यहाँ तक कि शहजादा जो देवताओं से अमृत चुराने के लिए निकला था, वो ज्यादा मुहतात अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकता था। गंगी कुएं के चबूतरे पर चढ़ती है, वो पहले कभी नहीं ऐसा हुआ, ऐसा फतह। उसने बाल्टी के चारों तरफ रस्सी बांध दी, जैसे कोई सिपाही चोरी कर रहा हो। रात के वक्त दुश्मन के किले को इसने हर तरफ एहतियात से देखा। अगर वो अब पकड़ी जाती तो रहम या नरमी की जरा सी भी उम्मीद न थी। आखिरकार देवताओं से दुआ के साथ इसने हिम्मत की और बाल्टी को कुएं में डाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये पानी में डूब गया। हल्की सी आवाज भी नहीं थी। गंगी ने इसे अपनी पूरी ताकत के साथ कुएं के किनारे पर झटक दिया। कोई मजबूत मुसल्ला खिलाड़ी इससे ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं ले जा सकता था। वो इसे पकड़ने और दीवार पर लगाने के लिए झुकी ही थी कि अचानक ठाकुर का दरवाजा खुला।
शेर के जबड़े इससे ज्यादा खौफजदा नहीं कर सकते थे। रस्सी इसके हाथ से छूट गई, टकराने से बाल्टी पानी में गिर गई। इसके बाद रस्सी और चंद सेकंड के लिए छिटकने की आवाजें आई। चीखना हुआ, वहां कौन है, वहां कौन है। ठाकुर कुएं की तरफ आया और गंगा चबूतरे से छलांग लगाकर जितनी तेजी से भाग सकती थी भाग गई। जब वो घर पहुंची तो जोको अपने मुंह पर लोटा लिए वो गंदा बदबूदार पानी पी रहा। तो ये प्रेमचंद की कहानी थी जिसमें वो जोको और उसकी बीवी गंगी के बारे में बताता है कि वो एक निचले तबके के रहने वाले लोग हैं, जो ऊंचे तबके के रहने वाले लोग, ऊंची जात के रहने वाले लोगों के साथ जिनका मेलजोल नहीं हो सकता, यहाँ तक कि उनको पानी तक पीने की इजाजत नहीं है। ये आप देखें कि समाज में हमारे कितनी नाबराबरी और कितनी नाइंसाफी है। ऐसे लोग क्या, तो फिर हम उन पर कैसे सबकत हासिल ले सकते हैं, कैसे सबकत हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को उनसे ज्यादा बढ़कर समझ सकते हैं। या आपने देखा कि एक आदमी जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ है, काफी बीमार है, जिसको दवाओं की जरूरत है, जिसको अच्छे खाने की जरूरत है, उसको पानी तक नहीं मिल रहा है, साफ पानी तक उसकी रसाई नहीं है। ऐसी भी हालात जो है हमारी समाज में देखने को मिलते हैं, ऐसे वाकयात हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। आप अपनी जगह इस इक्तिबास को, इस कहानी को फिर से पढ़िए, इसका मुताला कीजिए और अपनी जगह सोचिए कि क्या ऐसा होना हमारे समाज के लिए बेहतरी का बायस है या फिर इससे हमारा समाज जो है और भी पीछे चला जाएगा। ये बहुत पुरानी बात है, पुरानी कहानी है, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो आगे कुछ सवालात हैं जिनका हम जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, जवाब हम उनका देखने की कोशिश करेंगे क्या है, क्योंकि हमने जो है कहानी पढ़ ली है, समझ ली है, उसका मुताला कर लिया है। जोको प्यासा था, उसने वो पानी क्यों नहीं पिया जो इसकी बीवी लाई थी। क्योंकि जोको प्यासा था, बीमार था, उसकी बीवी उसके लिए पानी लाई थी पहले, तो वो पानी क्यों नहीं पी सका जो उसकी बीवी उसके लिए लाई थी। आपने देखा कि उस पानी के साथ क्या मसला था, तो बखूबी आप इसका जवाब जानते हैं। जोको ने अपनी बीवी की तरफ इशारा किया, सख्त सच क्या था। जोको ने कुछ बातें जो है अपनी बीवी गंगी से कही और जो सख्त सच था, यानी कि कड़वा सच था। आपने वो भी पढ़ा, हमने उसका मुताला भी किया कि कौन सी बात जोको ने कही और वो बिल्कुल सच थी। उससे जो है गंगी अपने मुंह से इनकार नहीं कर सकती थी, वो ऐसी बातें थी जो सही थी। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इसमें ठाकुर को कसूरवार होने के बावजूद एक खास मामले में सजा क्यों नहीं दी गई। ऐसा क्या था जो ठाकुर को, जिस चीज ने बचा लिया, कैसे ठाकुर जो है कसूरवार होने के बावजूद भी बच गया। इससे ठाकुर के किरदार की कौन सी खासियत सामने आती है। यानी कि जब हम पढ़ते हैं कि ठाकुर जो एक कसूरवार होते हुए भी वो सजा नहीं पा सका, तो इससे ठाकुर के किरदार की कौन सी खासियत सामने आती है, क्या पता चलता है हमको कि ठाकुर का किरदार कैसा था। गंगी रात को ठाकुर के कुएं पर क्यों गई, क्या वजह थी, कौन सी चीज जो है गंगी को रात को ठाकुर के कुएं पर लेके गई, यानी कि वो इतना जोखम उसने क्यों उठाया, रात को क्या मसला पेश आया कि वो मजबूर हो गई ऐसे कुएं पे जाने के लिए जहां पे दूर दूर तक उनको जो है भटकने तक नहीं दिया जाता था। इसने कुएं में बाल्टी क्यों छोड़ी। तो ये सारे सवाल जो हैं, इनके जवाब हमें इसी कहानी से मिलते हैं, जो उम्मीद है आपने बड़ी ध्यान से जो है इस कहानी को सुना होगा। आप इसका और भी अच्छी तरह से जो है अपने ब्लॉग में मुताला करेंगे और इन सवालात का जो जवाब, इन सवालात के जो जवाबात है उनको लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे ही इक्तिबासात या फिर ऐसी कहानियां जो है आपके इम्तिहानी पर्चों में भी आती है और फिर उनका जवाब आपको ढूंढना होता है। जब आप यहाँ पे अपने ब्लॉग्स में, अपने यूनिट्स में इसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे, इन एक्सरसाइजेस को खुद करेंगे, इनका मुताला करके,
तो आगे आपके लिए बहुत आसानी होगी। आगे बढ़ते हुए हम वोकैबुलरी में हर लेक्चर की तरह आज भी हमारे पास वोकैबुलरी है, सेम वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। हमारे पास कुछ अल्फाज होते हैं, उनके अलग अलग माने होते हैं। कुछ अल्फाज जो एक जैसे होते हैं लेकिन कई सारी जगहों पे जब उनको हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके माना बदल जाते हैं। तो वो हम आज देखेंगे वोकैबुलरी में कि उन अल्फाज को हम कहाँ किस तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह उनके जो है अलग अलग जो हमारे औकात हैं उनमें उनके माना किस तरह बदल जाते हैं। गंगी वुड लाइक टू टेक क्लीन वाटर। यहाँ पे जो अल्फाज हमने अंग्रेजी का लिया है वो है टेक। तो टेक और कैरी यहाँ पे एक जैसा मतलब देते हैं, हालांकि इनका मतलब जो है, इनके माना जो है बिल्कुल अलग अलग है। टेक का माना एक है और कैरी करने का माना एक है, लेकिन यहाँ पे जो है इनके माने सेम है, एक जैसे हैं। गंगी वुड लाइक टू कैरी क्लीन वाटर फॉर हर हस्बैंड, यानी कि यहाँ पे जो टेक है वो हमें किसके माना देते हैं, कैरी के। वी विल टेक ए रूम इन अ होटल फॉर अ नाइट। यहाँ पे भी टेक जो है अलग सूरत में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे टेक का मतलब है रेंट पे लेना, किराया पे लेना। टेक अ सीट एंड वॉच द फिल्म। सीट पर बैठिए यानी कि ऑक्यूपाई करना। तो आप देखते हैं कि एक ही अल्फाज है टेक। जब पहले सेंटेंस में हमने टेक देखा, टेक क्लीन वाटर, टेक अ रूम, टेक अ सीट, एक ही अल्फाज लेकिन अलग अलग सूरतों में अलग अलग माना इसके। पहले जो सेंटेंस है उसमें इसका माने निकलते हैं कैरी करने के, दूसरे में रेंट लेने के, तीसरे में ऑक्यूपाई करने के। इसी तरह द अकाउंटेंट वाज अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग ब्राइब्स। यहाँ पे टेक का अलग माना है, बिल्कुल अलग। टेक यानी कि लेना, एक्सेप्ट करना। द न्यू बस कैन टेक 60 पैसेंजर्स। यहाँ पे भी टेक आप देख सकते हैं। होल्ड, यहाँ पे इसका माना जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पे टेक का माना जो है वो है होल्ड करना, यानी कि उसमें आ सकते हैं। तो आपने देखा कि एक अल्फाज जो है उसके कई सारी जगहों पे कई सारी सूरतों में अलग अलग माने बनते हैं। तो ये थी आज हमारी वोकैबुलरी, जहाँ पे हमने सीखा जो एक जैसे अल्फाज हैं उनकी किस तरह बिल्कुल अलग अलग सूरतों में, मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ माना निकलते हैं। राइटिंग में आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट देखेंगे। जमहूरियत में इम्तियाज की कोई जगह नहीं है। नई दिल्ली। ये शर्म की बात है कि आजादी के 56 साल बाद भी खवातीन मुल्क के साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। आइन का आर्टिकल 14 ये फराहम करता है कि किसी भी शहरी के साथ जात पात, अकीदा, जिन्स, मजहब वगैरह की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक नहीं किया जा सकता। ऐसे कवानीन जिनका मकसद मुआशरे के कमजोर तबकों को बाइख्तियार बनाना है, आइन और कानून के दफात के साथ नाफिज होना चाहिए। रियासती पॉलिसी की हिदायती उसूल ज्यादा तादाद में खवातीन को कानून साजी के अमल में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। इससे जायदाद, विरासत और दीगर शोबों से मुतल्लिक मुख्तलिफ कवानीन में मौजूदा खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी। तो ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ये भी बिल्कुल मबनी है किस पे, जो समाजी ना बराबरी है उस पे। जमहूरियत में हमारी जमहूरियत है, जो हमारा जमहूरी निज़ाम है उसमें इम्तियाज की कोई जगह नहीं, यानी कि उसमें फेर फर्क करने की कोई जगह नहीं है। हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो हमें ये नहीं सिखाता है, उसमें हमें ये नहीं कहा गया है कि आप जो है जात पात, रंग, नस्ल, इन चीजों पे जो है आप इम्तियाज कीजिए और फर्क कीजिए लोगों में। इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कहा गया है कि ये शर्म की बात है कि आजादी के 56 साल बाद भी खवातीन मुल्क के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। कि यहाँ पे बात की जा रही है खवातीन मुल्क के हवाले से। जो हमारे मुल्क की खवातीन है आज भी यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है।
आइन का आर्टिकल 14 हमें कहता है कि किसी भी शहरी के साथ अब जात पात अकीदा जिन्स मजहब वगैरह की बुनियाद पर ऐसे कवानीन जिनका मकसद मुआशरे के कमजोर तबकों को बाइख्तियार बनाना है आइन और कानून के दिफात के साथ नाफिज होने चाहिए, यानी कि ऐसे कानून बिल्कुल नाफिज होने चाहिए। है तो हमारे जमहूरियत में ये कवानीन है, आइन में ये कवानीन है, लेकिन ये बिल्कुल नाफिज होने चाहिए हर एक जगह, ताकि जो हमारे माशरे के कमजोर तबके हैं उनको बाइख्तियार बनाया जाए। रियासती पॉलिसी की हिदायती असूल ज्यादा तादाद में खवातीन को कानून साजी के अमल में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो खवातीन हैं, हमारे माशरे की जो खवातीन हैं, उनको कानून साजी के अमल में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। इससे जायदाद, विरासत और दीगर शुबों से मुतल्लिक मुख्तलिफ कवानीन में मौजूद खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, जब जायदाद की बात आती है, विरासत की बात आती है, या फिर दीगर शोबे उनकी बात आती है जहाँ पे हमारे जो औरतें हैं उनके घरों में उनके साथ गैर शाइस्ता सलूक किया जाता है, उनके साथ ज्यादतियां होती है, तो ऐसे मुख्तलिफ कवानीन में जो मौजूदा खामियों को दूर करने में उनको मदद मिलेगी, जब उनको ज्यादा से ज्यादा रसाई होगी इन कवानीन साजी के अमल में, उनको हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। तो ये हमारी एक अखबारी रिपोर्ट थी जिसका आपने मुताला किया इसमें। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इससे मुतालिक क्या कहा जा रहा है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दिस रिपोर्ट, दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट? क्या आपको लगता है कि ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है या फिर ये जो नोटिस है, ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे, ये इंफॉर्मेटिव है, ये एडुकेटिव, यानी कि आपको कोई मालूमात फराहम करती है, आपको कोई ऐसी चीज फराहम करती है जो कि आपकी जो मालूमात है उसमें इजाफा करती है। द इंफॉर्मेशन इज लेड आउट क्लियरली एंड ऑथेंटिकली। ये जो इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, जो मालूमात इसमें दी गई है, जो बहुत साफ सुथरे अंदाज में जो है इसमें बिल्कुल कही गई है। इट एक्सप्रेसेस फैक्ट्स एज वेल एज फीलिंग्स एंड इमोशंस। इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में फैक्ट्स, फीलिंग्स, इमोशंस यानी कि एहसासात, जज्बात और जो फैक्ट्स हैं, तीनों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि तीनों इसमें मौजूद है। इट डील्स विद सोशल इशू इन रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट। और क्या इसमें एक सोशल इशू जो हमारा एक समाजी इशू है हमारे समाज में, वो उसमें क्या वो इस्तेमाल, वो उसके बाद इशू विच इज एविडेंटली सिंसियर, और जो लिखने वाला है उसका एक नजरिया है और जिस नजरिए को लेके वो बिल्कुल साफ सुथरा उसका अंदाज है। देयर इज एन एविडेंस ऑफ रिसर्च एंड अपैरेंट एक्सपर्टीज ऑन द टॉपिक। और क्या इस पे बिल्कुल जो सबूत है, शवाहिद है, रिसर्च है इस टॉपिक पे, क्या उसको मद्देनजर रखते हुए जो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है वो बनाई गई है। द लैंग्वेज इज क्लियर, प्रिसाइज एंड ऑब्जेक्टिव। और जो लैंग्वेज यानी कि जो जबान इसमें इस्तेमाल की गई है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इसमें जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखने वाला है उसकी अपनी कोई भी राय नहीं है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से जो है आप अपनी न्यूज़पेपर रिपोर्ट को लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि अगर आपने न्यूज़पेपर रिपोर्ट बनानी है तो आपको क्या चीज या किन चीजों को मद्देनजर रखना है, किन चीजों को ध्यान में रखना है कि आपकी जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है वो बिल्कुल मालूमाती होनी चाहिए। उसमें जो आप बात कहेंगे वो बिल्कुल साफ साफ आप कहने चाहिए। उसमें फैक्ट्स भी होने चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे चीजें भी होनी चाहिए जो बिल्कुल सही हो। उनमें एहसासात भी शामिल होने चाहिए। कोई सोशल इशू जो आप उठा रहे हो वो बिल्कुल उसी अंदाज में आप उठाएं जिस अंदाज में आपको उठाना चाहिए। आपका अपना नजरिया बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपकी जो रिपोर्ट है उस पे आपको पहले रिसर्च करने की जरूरत है, उस पे आपको एक्सपर्टीज होने की जरूरत है, उस पे आपको महारत होने की जरूरत है, तब जाके आप कोई भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट बना सकते हैं। और आपकी जो जबान है, जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिल्कुल सलीस होनी चाहिए और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, कि आपका अपना कोई भी उसमें जो है नजरिया नहीं होना चाहिए, अपना कोई जाती राय उसमें आपकी नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सारे जो है नुकात आपको याद रखने हैं जब आपको कोई भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट बनाना हो। इससे आगे हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन, तलफ्फुज़, suffixes in the past tense. The past suffix ed which turns the regular verbs into their past and past participle forms.
played, loved, etc. is pronounced in three different ways. Listen and repeat after the teacher. तो यहाँ पे हमने आगे भी इससे आगे वाले लेक्चर्स में, पहले वाले लेक्चर्स में हमने प्रीफिक्स सिफिक्स सीखे हैं, जो कि हम कहीं पे आगे जो है अल्फाज के जो है उनको जोड़ते हैं, कहीं पे पीछे जोड़ते हैं। प्रीफिक्स सिफिक्स उनको कहते हैं, और उनको जोड़ने से जो है नए अल्फाज बनते हैं। आज हम सीखेंगे ईडी। जब हम जोड़ते हैं सिफिक्स, जब हम किसी अल्फाज के पीछे ईडी लगा देते हैं, तो वो अल्फाज जो है वो अपना जो है वक्त जो है बदल देता है, यानी कि उसका जो टेंस है वो बदल जाता है, वो पास्ट टेंस बन जाता है। जैसे प्ले, खेलना, अगर हम इसके साथ ईडी लगाए तो ये प्लेड बन जाता है, यानी कि इसका माजी हो जाता है, प्लेड। तो आप मेरे पीछे इसको जो है रिपीट करेंगे, आई डी, इड, आफ्टर द कॉन्सोनेंट्स टीडी। जो पहले यहाँ पे जो तलफ्फुज है वो दिखाया गया है, साउंड दिखाया गया है, इड। hated, lifted, batted, raided, implemented, discriminated, यानी यहाँ पे जो है इट का साउंड आता है जब हम ईडी इन अल्फाज के पीछे जोड़ते हैं। आगे टी आफ्टर द कॉन्सोनेंट्स पी के टी एफ एफ एस। तो ये जो कॉन्सोनेंट्स है इनके पीछे जब हम ई डी लगाते हैं तो टी का साउंड निकलता है, जैसे स्टॉप्ड, स्टूप्ड, मिक्स्ड, पास्ट, वॉचिंग, पुश्ड, लॉक्ड। और वोवेल्स जो है वो अल्फाज में होंगे, जैसे एफ आई एल एल, ई डी जब हम लगाएंगे तो फिल्ड आएगा, इड नहीं, टी नहीं, सिर्फ डी का साउंड आएगा, फिल्ड। हम फिल्ड नहीं कहते, हम ड्रैगिड नहीं कहते, ड्रैगड नहीं कहते, हम ड्रैग्ड कहते हैं, बस ड्रैग्ड, सिर्फ डी का साउंड निकलेगा आखिर में। स्टेड, मूड, ब्राइब्ड, मस्टर्ड, ट्राइड, गैम्बल्ड। तो ये आज हमने इसमें जो है तलफ्फुज के लिहाज से सफिक्स सीखे, जो हमारे अल्फाज को जो है माजी की शक्ल में उनको तब्दील कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए हम दूसरा यूनिट उसका मुताला करते हैं, मेक पीस नॉट वॉर। तो हमें जो है अमन कायम करना है, जंग नहीं। इसके मकासद हैं, वार्म अप है, पढ़ने की समझ है, अल्फाज, ग्रामर में आप सिफत सीखेंगे, तहरीर में डायरी, इंदराजात, सुनना, जॉन लेनन का गाना तस्वुर करें। अब बोलने की एक एक्सरसाइज होगी, तलफ्फुज में माइकल जैक्सन का गाना हील द वर्ल्ड, जो आपको डाउनलोड करना होगा और उसको सुनना होगा, और उसमें आप तलफ्फुज देखेंगे कि माइकल जैक्सन कैसे अल्फाज का जो है तलफ्फुज निकालते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पढ़ने की फहम में आज हम एन फ्रैंक की डायरी से एक जो है एक डायरी एंट्री पढ़ेंगे। एन फ्रैंक, अगर आपने नाम सुना होगा, तो वो एक छोटी बच्ची थी, जर्मनी में रहने वाली यहूदी लड़की थी, जो मशहूर हुई अपनी मौत के बाद। उसने एक डायरी लिखी हुई थी और आज भी वो उसकी डायरी की वजह से काफी मशहूर है। तो उसने अपनी डायरी जो है कुछ इस तरह से लिखी थी कि पढ़ने वालों ने, जिन्होंने उसको फिर उस डायरी को देखा, तो उनको हैरान कर दिया कि किस तरह से वो एक छोटी सी बच्ची अपनी डायरी में सब अपने एहसासात, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, जो उस वक्त उसके हालात थे, उस वक्त की जो जिसको हम तारीख कह सकते हैं, पूरी तारीख उसने अपनी उस डायरी में लिखी थी। एन फ्रैंक एक जर्मन निसाद यहूदी थी। वो होलोकास्ट का शिकार थी। नाजियों से छुपने के दौरान उसने एक डायरी लिखी जो बाद में मिली और शाया हुई। उसका इंतकाल फरवरी 1935 में बेल्सन के एक हिरासती कैंप में हुआ। जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि जो यहूदी थे उनको जो है हिरासती कैंपों में रखा जाता था। तो इसका इंतकाल भी जो है एक हिरासती कैंप में हुआ। छुपने के दौरान उसने एक डायरी रखी थी जिसे वो किटी कहती थी। यहाँ उसका एक इक्तिबास है। उस डायरी का नाम
एन ने जो है किटी रखा था। तो यहाँ पे उसका एक इक्तबास है जो हम पढ़ेंगे। बुध 3 मई 1944। प्यारी किटी, सबसे पहले सिर्फ हफ्ते की खबरें। हम सियासत से छुट्टी ले रहे हैं, कुछ भी नहीं है रिपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल कुछ नहीं। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता यकीन करने लगी हूँ कि यलगार जरूर आएगी, जैसा कि आप आसानी से तस्वुर कर सकते हैं। हम अक्सर यहाँ मायूसी के साथ अपने आप से पूछते हैं, क्या, ओह जंग का क्या फायदा, लोग अमन से क्यों नहीं रह सकते, ये सब तबाही क्यों। सवाल बहुत काबिले फहम है, लेकिन अब तक किसी को इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। हाँ, वो अब भी ज्यादा बड़े हवाई जहाज, इससे भी ज्यादा भारी बम और एक ही वक्त में तामीर नौ के लिए पहले से तैयार शुदा मकानात क्यों बनाते हैं। जंग पर रोजाना लाखों क्यों खर्च किए जाएं, और फिर भी तिब्बी खदमात, फनकारों या गरीब लोगों के लिए पैसा भी दस्तयाब नहीं। कुछ लोगों को भूखा रहना पड़ता है, जबकि दुनिया के दीगर हिस्सों में सरप्लस सड़ रहे हैं। हाय, लोग इतने पागल क्यों हैं। मैं नहीं मानती कि बड़े आदमी, सियासतदान और सरमायादार अकेले जंग के मुजरिम है। ओह नहीं, छोटा आदमी इतना ही शौकीन है, वरना दुनिया के लोग बहुत पहले बगावत पर उठ चुके होते। लोगों में तबाही, कत्लो गारत का जोर और गुस्सा पाया जाता है, और जब तक तमाम बनी नौआ इंसान बगैर किसी इस्तिस्ना के एक अजीम तब्दीली से गुजरता है, जंगें लड़ी जाएंगी और वो चीज जो बनाई गई, काश्त की गई और परवान चढ़ी तबाह हो जाएगी, बिगड़ा हुआ, जिसके बाद बनी नौआ इंसान को दोबारा शुरू करना पड़ेगा। मैं अक्सर मायूस रही हूँ, लेकिन कभी मायूस नहीं हुई। मैं अपने छुपने को जंग नहीं, अमन बनाना समझती हूँ। एक ही वक्त में खतरनाक, एडवेंचर, रोमानवी और दिलचस्प। मैं अपनी डायरी में तमाम प्राइवेशंस को दिल लगी समझती हूँ। मैंने अब दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ और बाद में आम घरेलू खवातीन से मुख्तलिफ जिंदगी गुजारने का इरादा कर लिया है। मेरा आगाज बहुत दिलचस्पी से भरा हुआ है, और यही वाहिद वजह है कि मुझे इंतहाई खतरनाक लम्हात के मजाहिया पहलू पर हंसना पड़ता है। मैं जवान हूँ और मैं बहुत सी खूबियों की मालिक हूँ। मैं जवान और मजबूत हूँ। एक अजीम एडवेंचर में रहना, मैं अब भी इसके बीच में हूँ और सारा दिन बड़बड़ा नहीं सकती। मुझे बहुत कुछ दिया गया है, खुश तबीयत, बहुत खुश मिजाजी है और ताकत। हर रोज मैं महसूस करती हूँ कि मैं बातिन में तरक्की कर रही हूँ, कि आजादी करीब आ रही है। फितरत कितनी खूबसूरत है, लोग मेरे बारे में कितने अच्छे हैं, ये मुहिम जोई कितनी दिलचस्प है। फिर मैं मायूस क्यों रहूं। तुम्हारी एन। तो ये जो इक्तबास है एन की डायरी से है, जो उसने बुध 3 मई 1944 को लिखा था। वो इसमें जो है लिखती है कि लोग जो है लाखों रुपए जंग पे क्यों खर्च करते हैं। रोज बरोज नए नए जो है जंग के सामान क्यों बनाए जा रहे हैं, जबकि लाखों लोग जो है भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। लोगों के पास जंग करने के लिए पैसे तो हैं, लेकिन गरीबों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है। तिब्बी खिदमात अपने लोगों को फराहम करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जंगों में बड़ी बड़ी तोपें और बड़े बड़े बम बनाने के लिए उनके पास काफी पैसे हैं। तो एन इन्हीं बातों से जो है हैरान होके इस डायरी में एंट्री कर रही है, लिख रही है। उस दिन 3 मई 1944 को वो ये महसूस कर रही है कि है इस बात के पीछे क्यों अड़े हैं, इस बात के पीछे क्यों पड़े हैं कि दुनिया को तबाह करना ही करना है, बर्बाद करना ही करना है। एन अपनी जगह समझती है कि इसके जो जिम्मेदार हैं वो बड़े बड़े लीडर ही नहीं हैं, इसके जिम्मेदार हम आम लोग भी हैं, आम आवाम भी है। हम लोगों में भी जो है एन समझती है कि जंग का जो मादा है वो भरा हुआ है। हम भी चाहते हैं कि जंग हो, हमारा मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जंग करे। अगर ऐसा नहीं होता तो सारे लोगों ने कब का इसके खिलाफ यलगार उठाया होता, यलगार किया होता, और ये जंगें जो है बंद कर दी होती। कहीं किसी भी मुल्क में कहीं पे भी गरीब अवाम नहीं मरती, बच्चे यतीम न होते, औरतें बेवा न होती, और सब लोग तरक्की कर रहे होते।
शहरों के शहर तबाह नहीं होते। तो एन इन्हीं बातों से परेशान होकर उस दिन पे इन्हीं एहसासात को जो है अपनी डायरी में कलमबंद करती है। और ऐसे ही वो रोजाना उसका मामूल था, वो उस डायरी में ऐसे ही एहसासात जो है वो रोजाना लिखती थी। और इन्हीं एहसासात के जरिए हमें पता चलता है कि उन दिनों उसकी जिंदगी में, उसके इर्द गिर्द नवा में क्या चल रहा था, कैसे हालात थे, क्या हो रहा था। तो उसकी डायरी जो है बिल्कुल बाजार में एन फ्रैंक की डायरी बिल्कुल आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो उसको लाके उसका मुताला कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से उसने वो डायरी एंट्रीज लिखी है। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो है, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो है उसका टाइटल है। आप उसको बाजार से खरीद सकते हैं और उसका जो है मुताला कर सकते हैं। बड़े आपके जो है अंग्रेजी सीखने में आपकी बहुत मदद करेगी, बहुत काम आएगी आपकी। अब यहाँ पे आगे हमारे कुछ सवालात हैं। आपके ख्याल में एन ने अपनी डायरी को एक नाम क्यों दिया? जो कि हमने पढ़ा कि एन ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। आपको क्या लगता है उसने अपनी डायरी का नाम ऐसा क्यों रखा, और एक नाम खास तौर पे उसने अपनी डायरी को क्यों दिया? हम सब लोगों के पास घर में किताबें होती है, डायरीज होती है, और हम में से कुछ लोग उनको नाम देना पसंद करते हैं। इसी तरह जो है एन ने भी अपनी डायरी का एक नाम दिया था। आपको क्या लगता है उसने क्यों नाम दिया? अपनी जगह पे आप सोचिए और इसका जवाब दीजिए। ये क्या चीज है जो एन को पहेली करती है, यानी कि कौन सी चीज है जो एन को हैरान कर देती है? उसको क्या चीज समझ में नहीं आती है? जो मैंने आपको बताया, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको समझ नहीं आती थी कि लोग जो है लाखों रुपए खर्च करते हैं तबाही के लिए, लेकिन तरक्की के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। एन के मुताबिक जंग के जिम्मेदार कौन है? वो भी मैंने आपको बताया इस इक्तिबास में, मैंने आपको समझाया कि एन के मुताबिक जो है जंग के जिम्मेदार कौन है। सिर्फ बड़े बड़े लोग नहीं हैं, बड़े बड़े लीडरान नहीं हैं, हम आम लोग भी हैं। और वो कैसे, वो भी मैंने आपको बताया। आपके ख्याल में एन इन के छीनने को एक खतरनाक, रोमांचक और दिलचस्प मुहिम जोई क्यों समझती है? तो इसका जवाब भी आप जो है इसको मुताला करके, आपने मुताला किया, आप इससे मुताला कीजिए। और जो है एन अपने छुपने को एक खतरनाक, रोमांचक और दिलचस्प मुहिम जोई क्यों समझती है? क्योंकि वो जो थी वो छुपी हुई थी, में एक मकान की बेसमेंट में छुपी हुई थी। फिर उनको जो है पकड़ा गया था नाजीज के फौजियों के हाथों। तो अपने उस छुपने को वो एक दिलचस्प मुहिम जो एक एडवेंचर क्यों समझती है? अगर हम लोगों को इस तरह छुपना पड़े तो हम उसे मुसीबत समझेंगे, लेकिन एन इसको एक एडवेंचर समझती है, एक रोमांचक और दिलचस्प मुहिम जो ये समझती है। क्यों? एन अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से कैसे मुख्तलिफ है? आपको क्या लगता है कि एन फ्रैंक अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से कैसे मुख्तलिफ है? तो वो आप लिखेंगे, आपको क्या लगता है किस तरह से वो जो है एन फ्रैंक अपनी उम्र की बाकी जो लड़कियां हैं उनसे कैसे मुख्तलिफ है वो। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि किस तरह से वो हर एक चीज पे नजर रखे हुए है कि क्या हो रहा है उसके इर्द गिर्द। हमारे इर्द गिर्द क्या होता रहता है हमें तो पता ही नहीं होता। उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्यों कर रही है, अपने एहसासात, अपने जज्बात को किस तरह वो अपनी डायरी में कलमबंद कर रही है। आप उसके जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप उसकी डायरी बिल्कुल खरीदिए, लाइए। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी किताब है आपके मुताले के लिए। आपको पता चलेगा कि वो किस तरह की लड़की थी। तो अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ऐसी उम्र में जब लड़कियां खेलने कूदने में मसरूफ होती हैं, एन अपनी उस उम्र में बिल्कुल ऐसे मौजूआत पे जो है सोचती समझती थी जो उसकी उम्र की लड़कियों के मुवाफिक, यानी कि अब उसकी अपनी उम्र की बड़े से जो मुख्तलिफ मौजूआत है उन पे जो है बात करती थी। जिंदगी पर एन का एक नजरिया क्या है? क्या यह फितरी रवैया है? जिंदगी, एन जिंदगी को क्या समझती है? ये हमने आखिर में पढ़ा कि एन वहां पे होते हुए भी, कैंप में होते हुए भी, या जब वो छुपी हुई थी वहां पे होते हुए भी, जिंदगी को एक बहुत खूबसूरत अंदाज में जो देखती है। अगर हम में से कोई ऐसी मुसीबत में पड़ जाए खुदा न खास्ता, या
तो हमारा तो जिंदगी से जो है उम्मीद ही हमारी छूट जाएगी। लेकिन आप देखें कि एन कितनी पुरुम्मीद है अपनी जिंदगी को लेके, वो कितना पॉजिटिव नजरिया रखती है। तो जिंदगी पर उनका क्या नजरिया है वो आपको बताना है, और क्या ये फितरी रवैया है ये आप जो है ये कहेंगे, इन सवालात के जवाब देंगे। अब वोकैबुलरी में दूसरे यूनिट में है आपके here are some words and expressions from N's diary, put them in the appropriate columns। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए, कुछ एहसासात, कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि दो तरीके के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको इन जो कि एक साथ दिए गए हैं अल्फाज, आपको उनको अलग अलग करके एक को पॉजिटिव कॉलम में लिखना है और दूसरे को नेगेटिव कॉलम में लिखना है। यानी कि मनफी जो है वो अलग करने हैं और पॉजिटिव जो है एक्सप्रेशंस उनको अलग करना है। तो हमारे अल्फाज जो है वो है रिवोल्ट, रेज, ब्यूटीफुल नेचर, ग्रेट एडवेंचर, डिस्ट्रॉयड, cheerfulness, disfigures, strength, crumble, dangerous, despair, peacefully, interesting, kill, law, murder, war, happy nature, developing inwardly, downcast। So ये ऐसे अल्फाज हैं जो मिले जुले हुए हैं, जिनमें कुछ मनफी अल्फाज है, कुछ नेगेटिव अल्फाज है, कुछ पॉजिटिव है। तो इनको आपको बिल्कुल अलग अलग करके अलग अलग कॉलम्स में लिखना है कि पॉजिटिव कौन सा है। जैसे रिवोल्ट है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये कैसा एहसास आपको देता है। रेज, ब्यूटीफुल नेचर, ग्रेट एडवेंचर, डिस्ट्रॉयड, खत्म होना। तो ये अल्फाज जो है आपको देखने हैं, समझने हैं। ये आपकी वोकैबुलरी है, आपका जो अल्फाज का जखीरा है, इनको और भी ज्यादा बढ़ाए कि आप इन अल्फाज को अलग अलग करके इनको अपने जो है रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और सीख सकते हैं अंग्रेजी को और ज्यादा, और खूबसूरत अंग्रेजी, और ज्यादा किस तरह आप अपनी अंग्रेजी के जो पढ़ना लिखना है, बोलना है, बोलचाल है अंग्रेजी का, उसको किस तरह मजीद बेहतर बना सकते हैं। अब आगे राइटिंग में डायरी एंट्रीज। अगर आपको अब डायरी एंट्री करनी है तो आप कैसे करेंगे। Have you noticed that each diary entry has the following? क्या आपने देखा, आपने इस चीज को गौर किया कि जो डायरी एंट्री है उसमें ये सारी चीजें होती है। डेट, पहले दिन, जैसे हमने एन की जो अभी डायरी एंट्री थी वो पढ़ी, उसमें हमने देखा उसने दिन लिखा था, डेट एंड ईयर, तो तारीख भी लिखी थी, साल भी लिखा था, कौन सा था। इट टेल्स अस अबाउट समथिंग दैट हैपेंड ऑन दैट डे। तो उस दिन, जिस दिन का आप तारीख लिख रहे हैं, जो दिन लिख रहे हैं, उस दिन पे क्या हुआ, क्या खास चीज हुई, वो आप लिखेंगे। जैसे गन फायर इन द हिल्स, व्हाट वन कैन सी ऑन द टीवी, व्हाट इज प्लेड ऑन द रेडियो, या फिर ये सारी चीजें आप क्या देखते हैं, टीवी पे क्या आ रहा है, रेडियो पे क्या आ रहा है। इट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ वॉर। जैसे एन की डायरी एंट्री में भी आपने देखा कि उसके एहसासात भी उसने अपने उस डायरी एंट्री में कलम बंद किए थे। तो एक डायरी एंट्री में आपके एहसासात जो है वो आप लिखते हैं। इट एक्सप्रेसेस द थॉट्स ऑफ द राइटर, नॉट बैड बट आई मस्टंट शो ऑफ। तो इसमें जो है, जो लिखने वाले हैं उसके जो ख्यालात हैं वो जो है लिखने वाला वो लिखता है। जरूरी नहीं है कि आप बस अपने जो बुरे ख्यालात हैं या फिर मनफी ख्यालात हैं वो लिखें। तो अच्छे बुरे जो भी हैं, जो आपको लगता है दिन में आपके साथ हुआ, या अच्छा हुआ, सही हुआ, आपने क्या महसूस किया दिन भर, तो डायरी एंट्रीज में वो सब चीजें लिखी जाती है। डायरी एंट्री में सबसे ज्यादा जो अहम है तो वो दिन है, तारीख है, साल है, उस दिन में क्या हुआ खास तौर पे, और क्या एहसासात रहे उस चीज को लेके, वो आप लिखते हैं। तो अगर आपने कभी भी एग्जाम में तो पास होना है, आपको उससे मुतालिक पहले वो पढ़ना है, साथ साथ में आप सीखते भी हैं। तो अगर आपके बच्चे में डायरी एंट्री आती भी है तो बिल्कुल आपने आज सीखा कि डायरी एंट्री किस तरह से लिखी जाती है। Now write 2 or 3 diary entries for the day. Something very important happened in your life. Keep all the above points in mind. तो यहाँ पे भी आपसे कहा गया है, पूछा गया है कि आप 2-3 डायरी एंट्रीज लिखिए। आप कोशिश करें, आपके पास डायरी होगी घर में, बिल्कुल इसी तरह दिन क्या है, तारीख क्या है, साल कौन सा है, क्या हुआ आपके दिन में, कौन सी खास
कोई खास चीज हुई, कोई खास अहम वाकया हुआ, या आपके एहसास क्या रहे, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज क्या रहे, आपके जो सोच है उससे मुतालिक आपके क्या एहसास रहे, वो आप उस डायरी एंट्री में, उन डायरी एंट्रीज में लिख सकते हैं। नाउ प्रोनाउंसिएशन में, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि माइकल जैक्सन सॉन्ग हील द वर्ल्ड, आपके यहाँ पे एक यूट्यूब लिंक है, दी गई है, स्क्रीन पे भी आएगी, आपके किताब में भी होगी, माइकल जैक्सन सॉन्ग हील द वर्ल्ड। तो आप इस गाने को डाउनलोड करेंगे, आप सुनेंगे कि माइकल जैक्सन जो है एक बहुत अच्छा गाना उन्होंने बनाया है, कंपोज किया है, आप उसको सुनेंगे और उसको सुनने के साथ साथ उसके तलफ़्फ़ुज़ पे जो है आप खास ध्यान देंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है, माइकल जैक्सन ने किन अल्फाज को किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है, कैसे तलफ़्फ़ुज़ उनका वो निकालते हैं, हील द वर्ल्ड। तो ये जो एल्बम है डेंजरस इन विच ही अर्जेस, गाने में भी जिक्र हो रहा है, जो माइकल जैक्सन है वो लोगों से जो है मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि वो अपने आप में बेहतरी लाएं ताकि हम सब जो हैं अमन के साथ इस दुनिया में रह सके। तो ये जो गाना है आप डाउनलोड करेंगे, इस लिंक पे, दिए गए लिंक पे आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और ये आपको प्रोनाउंसिएशन जो है आपकी, उसको बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। तो आज जो हमारा BGLA 135 का जो ये आज लेक्चर था, उसमें आज हम फिर से इसको देखेंगे। इसमें हमने आज सोशल इश्यूज पे बात की। तो उम्मीद है आज का लेक्चर जो है आपको बिल्कुल आपको समझ आया होगा। चलिए अगले शुमारे तक आपसे इजाजत चाहते हैं। फी अमानिल्लाह।